गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में देखेंगे। एंटी स्मोक गन आपने न्यूज में जरूर सुना होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसान सूर्योदय योजना के बारे में देखेंगे। देन शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन जो है इसके बारे में जानेंगे। फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर एक एमसीक्यू डिस्कस करते हुए इंडियन नेशनल सुपर मॉडल कमेटी पे चलेंगे। हिमालयन ब्राउन बेयर के बारे में भी क्वेश्चन है। देन चाबार पोर्ट, इसकी लोकेशन के बारे में एक एमसीक्यू डिस्कस करते हुए माउंट गिरनार के बारे में इसकी लोकेशन देखेंगे। बेसिकली ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। देन फाइनली ट्राई के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। रिसेंटली बहुत सारे मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया, सो लेट्स वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। तो सागर आना साहब ने, सिमाप ने, दीपक सिंह ने, सागर कुमार, निखिल मोहन, प्रिंसिका, प्रभात कुमार, भाविका चौहान, राजू मौर्य एंड आयुष मोहंती ने अभी हमें exam.netmock.com के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है और प्री का मेन सीरीज है, उन सीरीज के अंदर अभी रिसेंटली काफी सारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। चलिए, वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। इसके अलावा जो लोग exam.netmock.com प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं वो इनवाइट एंड अर्न का जो फंक्शन अभी तक यूज नहीं कर रहे, इस वजह से ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनवाइट एंड अर्न का फंक्शन क्या है। बेसिकली जब भी आप अपना प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, आपको राइट साइड में डेली करंट अफेयर्स दिखता है और साथ में इनवाइट एंड अर्न दिखता है। कहां पे दिखेगा ये आपको? exam.netmock.com के ऊपर। तो यहां पे इस पर्टिकुलर साइट पे आपको दिखेगा। सो इनवाइट एंड अर्न पे जब आप जाएंगे तो एक रेफरल कोड आपका जनरेट हो जाएगा, जिसको आप किसी भी सोशल मीडिया मेथड से शेयर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू, या इवन लिंक भी शेयर कर सकते हैं। सो दैट जब भी आपके कोई फ्रेंड इस पर्टिकुलर कोड को यूज करते हुए exam.netmock.com के ऊपर साइन अप करते हैं, यू गेट 50 रुपीज, और जब भी आपके फ्रेंड कोई भी यहां पर कोर्स परचेज करते हैं, यू गेट 500 रुपीज। और ये जो पैसा होता है ये आपके क्रेडिट अमाउंट में आपके अपने exam.netmock.com अकाउंट के अंदर शो होने लग जाता है, जिसकी आप देन सीरीज जो है netmock.com के ऊपर कोई भी सीरीज जो है इस पैसे को यूज करके खरीद सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर के मान लीजिए 3 फ्रेंड्स जो है वो आपके कोड को यूज करके साइन अप करते हैं। साइन अप का क्या मतलब है? वो exam.netmock.com के ऊपर लॉग इन करते हैं बेसिकली। तो यहां पे 15 to 3 आपको 150 रुपीज क्रेडिट में मिल जाते हैं। साथ में ही पर परचेज के ऊपर मान लीजिए उसमें से कोई भी इंडिविजुअल कुछ टेस्ट सीरीज परचेज करता है तो उसके 500 रुपीज आपके क्रेडिट में आ जाते हैं, विच मींस आपके अकाउंट में हो जाते हैं 650। और इस तरीके से अमाउंट जो है आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसको आप फिर टेस्ट सीरीज या कोई भी सीरीज जो netmock.com के ऊपर अवेलेबल है उसको परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उन क्रेडिट को जीत पाए और देन उसको यूटिलाइज कर पाए टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। चलते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। तो मार्किंग स्कीम में आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। बाकी अगर लेसन 6 भी आपका स्कोर आता है तो आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जब आप सेकंड टाइम देखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट टैक्स को लेकर है। डायरेक्ट टैक्स को लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लें, या फिर इसको आप एक बॉक्स के अंदर, एक सर्कल के अंदर डाल लें। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो 2019 और 20 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। हुआ क्यों है ऐसा? क्योंकि रिसेंटली कोविड-19 की वजह से सबको परेशानियां हो रही थी, इस वजह से इस डेट को एक्सटेंड करके December 31 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम डायरेक्ट टैक्स के ऊपर आते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है डायरेक्ट टैक्स कैन बी डिफाइंड एज ए टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंपोजिंग एंटिटी। तो ये इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है डायरेक्टली। किसको? इंपोजिंग एंटिटी, यहां पे गवर्नमेंट को। अ डायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल और एंटिटी। तो एक इंडिविजुअल इसे दूसरे इंडिविजुअल पे शिफ्ट कर सकता है। मे बी द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अपॉन विच द टैक्स इज लेविड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट। जो इंडिविजुअल होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर पैसे, ये जो टैक्स का जो अमाउंट होता है ये लगाया जाता है, इंपोज किया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसे पे करने के लिए। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो जो डेडलाइन है उसे शिफ्ट किया गया है। इसी तरीके से जो टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं, उनके लिए डेडलाइन इवन 1 महीना और आगे करी गई है, दैट इज January 31। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम आते हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। देखिए, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ें, और इसी तरीके से ध्यान से आपको एग्जाम में भी पढ़ना है, कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट तो ये कहती है कि आप टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कोई और इंडिविजुअल को आप कह सकते हैं भाई मेरे बदले आप भर दीजिए, ठीक है।
थर्ड कहती है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको पे करने के लिए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर इनकम टैक्स आपके ऊपर इंपोज किया जा रहा है तो उसे आप ही को पे करना पड़ेगा, आप किसी दूसरे के ऊपर से नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो डायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, नहीं, डायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही पे करेंगे, चाहे आप एक इंडिविजुअल है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंपोजिंग एंटिटी को ये आप पे करते हैं। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। ब्रॉडली जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत जल्दी हम इकोनॉमिक के जो एमसीक्यूज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक्स इकोनॉमी जो हमारी एनसीईआरटी है और कुछ हमारी जो मेजर बुक्स है उसको हम कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स के पूरे एमसीक्यूज। इसके थ्रू हम जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे सो दैट आपकी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो या फिर आपके 5 ईयर प्लान्स हो, ये सब चीजें भी आपकी क्लियर हो जाए। चलिए इस बार जो टैक्स स्लैब्स हैं जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, विच इज अबाउट एंटी स्मोक गन। एंटी स्मोक गन के बारे में आपने डेफिनेटली न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आए दिन इसके ऊपर न्यूज आ रही है आजकल क्योंकि विंटर्स आ रही हैं। एंटी स्मोक गन के बारे में पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट्स अ गन दैट स्प्रेज न्यूबिलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू एटमॉस्फेयर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये एक तरीके की गन है जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करती है एटमॉस्फेयर के अंदर ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। इट कैन स्प्रे वाटर अप टू हाइट ऑफ 50 मीटर्स, 50 मीटर की ऊंचाई तक पानी को फेंका जा सकता है। इट कैन सेटल डस्ट पार्टिकल अप टू PM10 साइज, PM10 साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ये सेटल कर सकती है। सोचिए, फिर इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर पहली दो स्टेटमेंट देखिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रही है अपने आप को। इट कैन स्प्रे वाटर और यहां पर भी वाटर ड्रॉपलेट की बात करी गई है। इट मींस कहीं ना कहीं हो सकता है कि पानी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो पहली स्टेटमेंट आप करेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट को आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इस गन को इंट्रोड्यूस किया गया। और रिसेंटली गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर एंटी स्मोक गन्स जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट लेके जाई गई हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली इसका जो यूज है मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से होती है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो फेंकी जाती है ताकि जो एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको सेटल डाउन किया जा सके, वो हवा से सेटल डाउन होकर नीचे आ सके। ठीक है, ये इसका बेसिक पर्पस होता है। तो क्या ये 50 मीटर की ऊंचाई तक वाटर को स्प्रे कर सकती है? तो यस, 50 मीटर की ऊंचाई तक जो भी आपके एयर पोल्यूटेंट्स होंगे, चाहे वो PM2.5 हो, PM10 हो, उनको सेटल डाउन करने के लिए ये केपेबल है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहां पे ठीक हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। रिसेंटली कहां पे यूज किया गया है? गुरुग्राम में यूज किया गया है। सिटीज में ज्यादातर इसे यूज किया जाता है क्योंकि पोल्यूशन लेवल वहां पे काफी ज्यादा होता है। तो इसको क्या किया जाता है? बेसिकली इस गन को माउंट किया जाता है एक पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर एंड देन इसको सिटी के अंदर जगह जगह पे लेके जाकर इस एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है किसान सूर्योदय योजना के बारे में पूछा गया। किसान सूर्योदय योजना के बारे में आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही पूछा है यहां पर। पहली कहती है इट इज एन इनिशिएटिव फॉर द फार्मर्स ऑफ गुजरात इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को यह पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज एलोकेटेड अ बजट ऑफ 3500 करोड़ अंडर द स्कीम बाय 2023। स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया कितना बजट? 3500 करोड़ का 2023 तक के लिए। अंडर द स्कीम फार्मर्स विल बी एबल टू अवेल वाटर सप्लाई फ्रॉम 5 AM टू 9 PM। सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक वाटर सप्लाई जो है इस स्कीम के अंदर उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। सोचिए स्कीम किस चीज को लेकर है और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स जो गुजरात के अंदर इनॉग्रेट करे गए हैं रिसेंटली, और ये जो तीनों हैं फार्मर्स से और फार्मर्स के वेलफेयर से ही रिलेट करते हैं। एक जैसे उनके हेल्थ केयर के लिए है, फार्मर्स वेलफेयर के लिए और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है फ्रॉम न्यू दिल्ली से। उसमें से एक है किसान सूर्योदय योजना। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द फार्मर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है ताकि डे टाइम पावर सप्लाई उनको प्रोवाइड करी जा सके फॉर इरिगेशन। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, इट इज रिलेटेड टू पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से रिलेट करता है, ना कि फर्टिलाइजर से। ध्यान रखिएगा, डे टाइम में पावर सप्लाई प्रोवाइड करी जा सके ताकि किसान इरिगेशन कर सके, इस चीज के लिए ये स्कीम लेके आए। वैसे भी नाम में भी सूर्योदय है,
तो कहीं ना कहीं प्रकाश की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है। अंडर दिस स्कीम जो पावर सप्लाई है वो सुबह 5 बजे से 5 AM टू 9 PM प्रोवाइड करी जाएगी, क्योंकि अगर किसान को इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिलेगी तो फिर वो अपनी फसल को कैसे करेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल पूरी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वाटर पंप्स यूज होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे क्या पानी को प्रोवाइड करने की बात हो रही है? नहीं, पानी को नहीं, बिजली को प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने 2023 तक के लिए 3500 करोड़ को एलोकेट किया? तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इतना ही पैसा इसके लिए एलोकेट किया गया है। मेंस के हिसाब से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा यहां पे? सी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन के बारे में पूछा गया है कि यहां पर किस स्टेट ने इसे रिसेंटली स्टार्ट किया है? शुद्ध के लिए युद्ध क्या गुजरात ने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या हरियाणा ने? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत ने एक कोर ग्रुप जो था शुद्ध के लिए युद्ध के लिए कैंपेन के लिए बनाया था। ये जो है लॉन्च किया जाने वाला है अक्टूबर 26 मतलब आज, और नवंबर 14 तक, चिल्ड्रंस डे, दिवाली वाले दिन तक ये जो है कंटिन्यू रहने वाला है। द कोर ग्रुप विल हैव सीनियर ऑफिसर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें कलेक्टर भी होंगे, एंड इसमें मिल्क की जो क्वालिटी है, स्पाइसेस की जो क्वालिटी है वो चेक करी जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है शुद्ध के लिए युद्ध। युद्ध किस चीज के लिए किया जा रहा है? वॉर किस चीज के लिए करी जा रही है? शुद्धता के लिए, प्योरिटी के लिए। तो मिल्क और स्पाइसेस के अंदर जो प्योरिटी है उसको यहां पे चेक करने की बात करी गई है। राजस्थान का ये प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बेसिकली एडल्ट्रेशन के बारे में भी बात करी गई है, क्योंकि काफी सारी कंप्लेंट्स वहां से आई होगी, इस वजह से पूरे स्टेट में ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव चलाना जरूरी था। अडल्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अडल्ट्रेंट्स जो भी होते हैं कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा जा सकता है। पहले होते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स, सेकंड इंसिडेंशियल, थर्ड है मेटालिक कंटामिनेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है इंटेंशनल, जो किसी इंटेंशन के साथ। अब इंटेंशन क्या होगी? प्रॉफिट मेकिंग। जब कोई इंडिविजुअल जान के एडल्ट्रेंट्स को, मिलावट को, किसी में मिलावटी चीज को ऐड करता है, मान लीजिए दूध के अंदर पानी को डालना भी एक तरीके से एडल्ट्रेंट ही है, तो अगर ये चीज प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं इंटेंशनल। कुछ होते हैं इंसिडेंशियल, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाय मिस्टेक भी हो जाते हैं या फिर नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस की वजह से हो जाते हैं, उसे इंसिडेंशियल कहते हैं। मेटालिक कंटेमिनेंट्स, जो खाने पीने की चीजों में मेटालिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, चाहे वो इंटेंशनल हो या इंसिडेंशियल हो, तो उसकी एक थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे। मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एडल्ट्रेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आई रिमेंबर, आई थिंक आज से 6-7 साल पहले भी एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का एडल्ट्रेशन के ऊपर पूछा गया था, तो इस तरीके से आप कैटेगराइजेशन भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं और इसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले आप इंटेंशनल लिख दीजिए, फिर इंसिडेंशियल लिख दीजिए और फिर मेटालिक लिख दीजिए, और यहां पे ऊपर लिख दीजिए डिफरेंट टाइप्स के कैटेगराइजेशन ऑफ एडल्ट्रेंट्स। तो इस तरीके का ग्राफ भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। फूड दिया है और उसके सामने दिया गया है कि उस फूड के अंदर कौन सा एडल्ट्रेंट जो है वो मिलाया जाता है। तो क्या मिल्क के अंदर ऑक्सीटोसिन मिलाया जाता है? हो सकता है। टर्मरिक के अंदर MSG, मे बी। आइसक्रीम के अंदर वॉशिंग पाउडर। सोचिए कौन सा करेक्ट है, आपको यह बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। चलिए, तो जो पहला है ऑक्सीटोसिन, क्या मिल्क के अंदर मिलाया जाता है? तो पहला यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। मिल्क के अंदर ऑक्सीटोसिन भी मिलाया जाता है, मिल्क के अंदर पानी भी मिलाया जाता है। अनहाइजीनिक वाटर के अलावा जो वेरियस टाइप के स्टार्च होते हैं वो भी मिल्क के अंदर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लोग मिलाते हैं। आइसक्रीम के अंदर वॉशिंग पाउडर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हल्दी के अंदर जो है एक सब्सटेंस आता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं मेटानिल येलो, इसको मिलाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहां पे मैच नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। अब कुछ जो एडल्ट्रेंट्स है वो देख लीजिए। जैसे टी के अंदर क्या मिलाया जाता है? टी के अंदर जो यूज किए हुए टी लीव्स होते हैं उनको, या प्रोसेस किए हुए कलर टी लीव्स होते हैं उनको मिलाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे बीमारी होने का खतरा है, लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। मिल्क के अंदर अनहाइजीनिक वाटर मिलाया जाता है, इस वजह से स्टमक डिसऑर्डर हो सकते हैं। एडिबल ऑयल के अंदर अनएडिबल ऑयल को मिलाया जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है ये। टर्मरिक पाउडर के अंदर लेड क्रोमेट को मिलाया जाता है, इससे भी लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। अब ये ज्यादातर चीजें जो है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए ही करी जाती हैं लोगों के द्वारा, बट वो इस चीज में ये भूल जाते हैं कि जो लोग इसे यूज करेंगे उनकी हेल्थ के ऊपर कितना दुष्प्रभाव इस चीज का पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उससे पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो है इसके बारे में जान लीजिए। इसमें आपको बेसिकली वेरियस जो टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की 2021 की टेस्ट सीरीज हो, मेंस की दोनों टेस्ट सीरीज 2020 की भी 2021 की भी हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको मिल जाती है। साथ में ही वेरियस MCQ सीरीज इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो एक तरीके से आपकी फुल फ्लेज जो प्रिपरेशन है वो 2021 के एग्जाम के लिए यहां पर हो रही है। इन सब टेस्ट सीरीज के अलावा जो आपको गाइडेंस है वो भी मुझसे मिल जाएगी।
तो आप इसे exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है इंडियन नेशनल सुपर मॉडल कमेटी के बारे में। तो पर्टिकुलर कमेटी ये जो थी न्यूज में थी, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है, इट एड्स डिसीजंस इन्वॉल्विंग हेल्थ सिस्टम रेडीनेस एंड अदर मिटिगेशन मेजर। तो ये हेल्प करेगा किस चीज में? डिसीजन किस चीज को लेकर? हेल्थ सिस्टम रेडीनेस को लेकर और मिटिगेशन मेजर को लेकर। इन दिस न्यूमरस मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर कोविड-19 फोरकास्टिंग एंड सर्वेलेंस आर बीइंग वर्कड आउट बाय इन्वेस्टिगेटर्स। इसके अंदर काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हैं कोविड-19 को फोरकास्ट करने के लिए। हो सकता है इट वाज इनिशिएटेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो पर्टिकुलर सुपर मॉडल है स्टार्ट किया गया था और कमेटी जो है वो भी अब हमारे पास अवेलेबल है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडियन नेशनल सुपर मॉडल कमेटी जो है इसे बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसमें मैथमेटिशियंस हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो कि वेरियस प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजीज, प्रेडिक्टिव मॉडल्स को यूज कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कोविड-19 कब तक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां पे वेरियस मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक कर्व जो थी वो निकाली और उसके हिसाब से बताया गया कि जो पर्टिकुलर कोरोना है ये सितंबर के अंदर पीक हुआ था, मतलब पिछले महीने ये पीक हुआ था और अब ये डाउन होना शुरू हो गया है और फेब तक आते आते इसके जो केसेस हैं काफी ज्यादा कम होने वाले हैं। तो आपको मिनिमम लेवल पे फरवरी में ये देखने को मिलेगा और आपने ये न्यूज डेफिनेटली सुनी भी होगी। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज को अनाउंस किया था कि जो इसका लोएस्ट लेवल है फरवरी में अचीव कर लिया जाएगा, क्योंकि वर्स्ट जो है वो अब हमारे पीछे है, वो जा चुका है। सितंबर के अंदर हाईएस्ट नंबर जो पीक था वो इसने टच किया था, लेकिन अब ये नीचे आना शुरू हो गया है। ठीक है, सो यस, डिसीजन इन्वॉल्विंग हेल्थ सिस्टम रेडीनेस मिटिगेशन मेजर के बारे में ये बताता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज किया जाता है कोविड-19 की फोरकास्टिंग के लिए। आगे भी ये फोरकास्टिंग करी जाएगी कि कब तक इसको और भी नीचे के लेवल पे लेके जाया जा सकता है। तीसरा क्या, हेल्थ मिनिस्ट्री इसको लेके आई। मैंने आपको बताया कि डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें वेरियस मैथमेटिशियंस हैं, वेरियस कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये मॉडल्स बनाए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी। चलिए, तो नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 हिमालयन ब्राउन बेयर के बारे में है। हिमालयन ब्राउन बेयर अभी न्यूज में था, क्यों था वो देखेंगे, बट पहले आपको बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज ऑल्सो नोन एज हिमालयन रेड बेयर। इसे हिमालयन रेड बेयर के तौर पर भी जाना जाता है, हो सकता है। दे आर कार्निवोरस एंड हाइबरनेट इन अ डेन ड्यूरिंग द विंटर। विंटर टाइम में ये क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं और कार्निवोरस होते हैं। मे बी इट इज एंडेंजर्ड इन द हिमालयाज एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन हिंदू कुश। हिमालय के अंदर एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहां पे है? हिंदू कुश के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या है, एक स्टडी आई है जिसमें यह बताया गया है कि जो हैबिटेट डिक्लाइन है बाय द ईयर 2050 वो काफी ज्यादा होने वाला है ब्राउन बियर का। तो इस वजह से ब्राउन बियर हिमालयन के जो थे न्यूज में थे। क्या इनको हिमालयन रेड बियर के तौर पे भी जाना जाता है? तो यस, दे आर ऑल्सो नोन एज हिमालयन रेड बियर। पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। आर दे एंडेंजर्ड इन हिमालयस? तो यस, हिमालय के अंदर वो एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हिंदू कुश के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आर दे कार्निवोरस एंड हाइबरनेट इन डेन ड्यूरिंग द विंटर? देखिए, वैसे तो वो ऑमनिवोरस है, मतलब शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, दोनों तरीके से चीजें खाते हैं। एंड दे ऑल्सो हाइबरनेट इन द विंटर। तो सेकंड स्टेटमेंट को भी हम करेक्ट कर देंगे, क्योंकि कार्निवोरस तो है ही, इवन दो वो हर्बीवोरस भी है। बेसिकली दे आर ऑमनिवोरस, कुछ भी चीज मिलती है वो खा सकते हैं, चाहे वो नॉन वेज हो या वेज हो। लेकिन ये चीज को भी हम नेगेट नहीं कर सकते दैट दे आर कार्निवोरस। उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो कार्निवोरस नहीं है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर हमारा क्या होगा, हमें बताना था गलत क्या है। तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर होने वाला है, जो कि किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया। तो आपने अगर इस चीज को नन ऑफ द अबव विदाउट इवन वॉचिंग द ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया, सो दैट शोज की जो स्टडीज है वो काफी अच्छी चल रही है कि ऑप्शन नहीं भी दिया गया था सही, फिर भी आपने इस चीज को डिटेक्ट कर लिया कि सही आंसर उस क्वेश्चन का क्या है। चलिए, अब लोकेशन देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द रीजन जहां पे ये बेयर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि चाबार पोर्ट के बारे में है। पूछा गया चाबार पोर्ट के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली कहती है चाबार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन पर्शियन गल्फ एंड इज ओनली 212 किलोमीटर अवे फ्रॉम ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट से 212 किलोमीटर दूर है और पर्शियन गल्फ में फॉल करती है मेनली। Second, the port serves as the only oceanic port of Iran and consists of two separate ports named Shahid Bahishti and Shahid Kalantari. हो सकता है। Third,
In 2016, India, Iran, and Afghanistan signed the trilateral agreement which entailed the establishment of transit and transport corridor. तो 2016 में ये ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के कंसर्निंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया था. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए तीसरी स्टेटमेंट से शुरू करते हैं. इन 2016 क्या इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में ट्राइलेटरल अग्रीमेंट हुआ था जिसमें ट्रांजिट को एस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करी गई थी. तो बिल्कुल ठीक है. साथ में अगर हम ओशियानिक पोर्ट की बात करते हैं तो द पोर्ट सर्व्स एज ओनली ओशियानिक पोर्ट ऑफ ईरान एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट्स. तो जो चाबार पोर्ट है अपने आप में ओनली ओशियानिक पोर्ट है ईरान की, और 2 सेपरेट पोर्ट हैं इसके अंदर. कौन कौन सी? शायद बहिश्ती एंड शायद कलंत्री. सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है. अगर हम बात करें चाबार पोर्ट की, लोकेशन देख लीजिए. देखिए लार्जली जो है ये गल्फ ऑफ ओमान में होती है, गल्फ ऑफ ओमान में फॉल करती है. दिस इज द ग्वादर पोर्ट एंड दिस इज द चाबार पोर्ट एंड दिस इज कांडला जो आपका गुजरात में फॉल करता है. तो गल्फ ऑफ ओमान में है विच इज ऑन द सदर्न टिप ऑफ पर्शियन गल्फ. तो लार्जली या मेनली पर्शियन गल्फ में फॉल नहीं करती है, और साथ में ही 212 किलोमीटर नहीं सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है. किससे? मैप पे देखिए. दिस इज द ग्वादर पोर्ट, दिस इज द चाबार पोर्ट. इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 72 किलोमीटर. तो यहां पे इसी वजह से पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी. मैप पे लोकेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते हैं. माउंट गिरनार इज लोकेटेड इन. आपने गिरनार टी के बारे में जरूर सुना होगा, इवन ग्रीन टी भी आती है इस नाम से, आपने उसके बारे में जरूर देखा होगा या सुना होगा, मे बी आपने पी भी होगी. तो माउंट गिरनार जो है कहां पे लोकेट करता है? ये देखिए कर्नाटका के अंदर, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर. सोचिए. चलिए डिस्कस करते हैं. तो याद करने का तरीका भी इसमें मैं आपको बताऊंगा. रिसेंटली मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करे हैं 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें हमने फार्मर्स वेलफेयर के बारे में बात करी थी, हेल्थ केयर, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू न्यू दिल्ली से. और इसी वजह से जो टूरिज्म डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो किया गया यहां पर माउंट गिरनार, जो कि जूनागढ़ में फॉल करता है. मैप पे भी दिखाऊंगा, याद करने का तरीका भी बताऊंगा. माउंट गिरनार कहां पे होगा? बी, गुजरात इज द करेक्ट आंसर. जूनागढ़ में लोकेट करता है. ये जो तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ना टूरिज्म के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो यहां पे बेसिकली 2.3 किलोमीटर लंबी एक रोपवे जो है वो माउंट गिरनार इन जूनागढ़ सिटी के अंदर लगाई गई है. बेसिकली एक पिलग्रिमेज साइट है, और यहां पे क्या होगा? इस रोपवे को लगाने के बाद जो टूरिज्म है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा. और ऐसा भी कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे है ये एशिया के अंदर, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर. चलिए तो यहां पे कुछ इस तरीके से ये रोपवे लगाई गई है. माउंट गिरनार आप देख ही पा रहे हैं, और ये मंदिर भी ऊपर देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ जूनागढ़ में लोकेट करता है. मैंने आपको बताया गिरनार की टी आती है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गिरनार, माउंट गिरनार कहां पे लोकेट करता है. बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि जी स्टैंड्स फॉर गिरनार, जी स्टैंड्स फॉर गुजरात, और गुजरात के लोगों को गिरनार की ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है. तो जी से गुजरात, जी से ग्रीन टी, जी से गिरनार, इस तरीके से आप याद रख पाएंगे इसकी लोकेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज लास्ट क्वेश्चन. ट्राई के बारे में है, फंक्शंस पूछे गए हैं ट्राई के, और कहा गया है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है. पहली कहती है टू रेकमेंड द नीड फॉर एंड टाइमिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस टू अ सर्विस प्रोवाइडर. तो यहां पे ये रेकमेंड करता है कि कब नए सर्विस प्रोवाइडर को लाना है, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी ये रेकमेंडेशन देता है. टू एंश्योर टेक्निकल कंपैटिबिलिटी एंड इंटरकनेक्ट बिटवीन डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड रेगुलेट देयर रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट्स. तो रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट्स के ऊपर यहां पे रेगुलेशन के अलावा जो टेक्निकल कंपैटिबिलिटी होती है उसको भी एंश्योर करता है. सोचिए फिर डिस्कस करेंगे ट्राई का काम क्या है. चलिए तो न्यू वायरलाइन टेलीफोन नंबर्स जो है उसको एलोकेट करने के लिए कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन. इस वजह से ट्राई जो था वो न्यूज में था, और यहां पे दोनों ही जो फंक्शंस है वो ट्राई के हैं. आंसर हमारा हो जाएगा सी. अब देख लेते हैं मेन फंक्शंस ट्राई के कौन कौन से हैं. तो यहां पे बेसिकली टाइमिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर को कब इंट्रोड्यूस करना है, टेक्निकल कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करना, ये भी ट्राई का काम होता है. इंश्योर करना टाइम पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड लोकल डिस्टेंस सर्किट्स को प्रोवाइड करना, साथ में ही कंपटीशन को फैसिलिटेट करना और एफिशिएंसी को प्रमोट करना, ये सभी ट्राई करता है. तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अब हम 2 मिनट के अंदर करेंगे रिवीजन, फिर देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में जो आपको आंसर करना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर, और विनर ऑफ द डे जिन्होंने कल हमारा आंसर करेक्ट दिया था और जिनको पीडीएफ मिलने वाली है.
चलिए, डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखा था, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो इसकी डेट है उसे एक्सटेंड किया गया है, December 31 तक कर दिया गया है। इसमें बेसिकली जिस भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पे इसे इंपोज किया जाता है उसे इंपोजिंग एंटिटी को ये देना होता है। ब्रॉडली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी जो करंटली स्लैब्स चल रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन हमने देखा था एंटी स्मोक गन्स के बारे में, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए गुरुग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दिल्ली में भी आपने देखे होंगे, बेसिकली व्हीकल के पीछे लगाकर इसे 50 मीटर की ऊंचाई तक ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं इसे भेजा जाता है ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर उसे सेटल डाउन किया जा सके। देन हमने देखा था किसान सूर्योदय योजना के बारे में। किसान सूर्योदय योजना में स्टेट ने 3500 करोड़ लगाए हैं 2023 तक के लिए। कहां लॉन्च करी गई है? गुजरात के अंदर अभी लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। तो इसे बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया, नाम में ही सूर्योदय है, सूर्य मतलब प्रकाश, लाइट जो है वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक रात को प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि फार्मर्स जो है उनको एक अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल सके और वो अपनी इरिगेशन को अच्छे तरीके से कर पाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था शुद्ध के लिए युद्ध राजस्थान में लॉन्च किया गया। किसके लिए? शुद्धता के लिए। युद्ध जो है उसे स्टार्ट किया गया प्योरिटी के लिए, दूध के अंदर और स्पाइसेस के अंदर। वेरियस मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमने अडल्ट्रेंट्स जो थे वो पढ़े थे। फिर हमने मैच द फॉलोइंग किया था। टर्मरिक के अंदर MSG नहीं था, क्या था इसके अंदर? मेटनिल येलो। फिर हमने वेरियस यहां पे फूड और उसके अडल्ट्रेंट्स पढ़े थे, हेल्थ हैजार्ड भी इसके रिलेटेड हमने देखे थे। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे हम गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था इंडियन नेशनल सुपर मॉडल के बारे में। वेरियस मॉडल्स जो है वो लेके आए जा रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि कब तक इसका मिनिमम लेवल जो है वो टच हो जाएगा। किसका? कोविड-19 का। सितंबर में पीक हुआ था, ये चीज बताई जा चुकी है वेरियस मैथमेटिशियंस के द्वारा। और ये जो पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। और फेब के अंदर इसका मिनिमम लेवल जो है हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। किसका? कोविड-19 का। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ब्राउन बेयर के बारे में। हिमालयन ब्राउन बेयर को रेड बेयर भी कहा जाता है। रिसेंटली स्टडी करी गई है जिसमें यह पाया गया कि 2050 तक इनके जो हैबिटेट्स हैं वो काफी मात्रा में डिक्लाइन हो जाएंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा, दे आर कार्निवोरस, हर्बीवोरस, बेसिकली ऑमनिवोरस है। जो भी चीज मिलती है शाकाहारी मांसाहारी दोनों में ही दे ईट इट। एंडेंजर्ड है हिमालय के अंदर, हिंदू कुश के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लोकेशन मैप के ऊपर देख सकते हैं हम। देन वी डिस्कस्ड अबाउट चाबार पोर्ट, 72 किलोमीटर दूर है ग्वादार पोर्ट से। साथ में 2 मेजर पोर्ट्स यहां पे सेपरेट इसके पोस्ट है, जैसे कि एक है शाहिद बाहिस्ती एंड दूसरा है कालांतरी। ध्यान रखिएगा, एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट जो था इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में साइन किया गया था आज से 5 साल पहले 2016 के अंदर। और वहां पर यह बात करी गई थी कि एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट ट्रांजिट कॉरिडोर होना चाहिए। पर्शियन गल्फ में नहीं है, पर्शियन गल्फ के बिल्कुल सदर्न साइड में, सदर्न टिप के ऊपर ओमान के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ये फॉल करता है, आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए, माउंट गिरनार, जी से गिरनार, जी से गिरनार की ग्रीन टी, जी से गुजरात, गुजरात में फॉल करता है। रिसेंटली यहां पे एक जो रोपवे है वो लगाया गया इस वजह से, और क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया इसलिए हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी लोकेशन। जूनागढ़ में फॉल करता है। लास्ट में ट्राई के फंक्शंस हमने देखे थे, काफी इजी फंक्शंस हैं टेलीकॉम अथॉरिटी के, रेगुलेटरी अथॉरिटी के। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेंस का क्वेश्चन आप जाके 3-4 क्वेश्चन हमने अभी अपलोड किए, और भी क्वेश्चंस अपलोड करेंगे टाइम टू टाइम, ये आप प्लीज आंसर कर दीजिएगा। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया है तो पीयूष मिश्रा ने करेक्ट आंसर दिया है। तो पीयूष आप हमें नेटमॉक IAS के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में। जो भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, शर्माने की इसमें जरूरत नहीं है। इवन 0 भी स्कोर किया तो लिख दीजिएगा। दोबारा से अटेम्प्ट करिएगा अगर आपके लेस देन 6 मार्क्स हैं, और दोबारा से अटेम्प्ट करने पे जो आपके इंप्रूव्ड मार्क्स होते हैं वो लिख दीजिएगा। देन टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट होता है तो @prince_Luthra अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। Prince_Luthra पे मुझे आप जो भी आपके डाउट्स हैं टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, काफी लोगों ने नहीं किया इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं जाता है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।